दुनिया भर के बाजारों से आज फिर है राहत के संकेत और रूस और यूक्रेन के बीच विवाद में किसी तरह के कोई बदलाव नहीं। तो आइए, कल की शानदार रिकवरी के बाद आज भारतीय बाजार शांत लेकिन हरे निशान में खुलने की तैयारी में। कैसा रहेगा आज का ट्रेड, क्या करें आप, कैसे बनाएं स्ट्रेटेजी, क्या लेवल्स होंगे अहम रहेगा, फोकस इसी पर। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। अच्छा सपोर्ट फाइनली बाजारों को मिलते हुए दिख रहा है। बैक टू बैक हम 2 दिन शायद तेजी के भी देख सके जिस तरह के अभी संकेत आ रहे हैं। बताएं सर, आज कहां पर नजर रखनी है? नजर पूरी दुनिया पर रखनी है और स्पेशली रूस और यूक्रेन पर तो रखनी ही रखनी है। हालांकि कल देर शाम अच्छे संकेत आते हुए दिखे जब रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपनी सेनाओं को थोड़ा पीछे हटा रहे हैं, युद्ध नहीं चाहते, लेकिन साथ ही कड़क भी थे। ऐसा नहीं कि कहीं कोई बहुत आवाज में दम कम हुआ हो। इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन अमेरिकी बाजारों ने इसे पसंद किया है। उम्मीद से ज़्यादा तेजी होती दिखी, 425 पॉइंट ऊपर, और नेस्डेक देखिए 350 अंक ऊपर उछल कर बंद हुआ। और जैसे ही मार्केट उछले, जहां पर खरीदारी ज़्यादा होती दिख रही थी युद्ध के डर से, सोना चांदी और कमोडिटीज ये सब के सब फिसले। कच्चा तेल भी अच्छा खासा गिरकर नीचे आता हुआ नजर आया। लेकिन आज एक नया खिलाड़ी अपनी पारी की शुरुआत करने की तैयारी में है बाजारों में, और वो है वेदांत फैशन, जिसे मान्यवर के नाम से आप जानते हैं। आज इसकी होने जा रही है लिस्टिंग। एब्सोल्युटली सर। अदरवाइज अगर देखें सर तो थोड़ा मूड माहौल जो 2 दिनों में संभला है। कल मेरे को याद है 24 घंटे पहले जब हम बैठ के बात कर रहे थे तो आपने बोला था अगले 24 घंटे में बदल जाएगा, और उससे पहले ही हो गया। 6-8 घंटों में ही कल बदल गया। भरोसा करें इस बात पर। अभी भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बट एटलीस्ट इमीडिएट डर एक कम हो गया है। दीप देखिए, कल भी और आज भी अगर आपको ये चीज़ तो क्लियर कट है कि किसी तरह का न्यूज़ फ्लो कभी भी आ सकता है। उसको प्रेडिक्ट करना किसी के लिए असंभव है, मेरे आपके लिए, इवन शायद रशिया यूक्रेन भी ना कर पाए। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर आपको एक कॉल लेना ही होता है कि आप किस चीज़ की उम्मीद ज़्यादा करते हैं, अच्छी खबर की या आपको खराब खबर की आशंका ज़्यादा है, तो हम कल भी इस उम्मीद में थे कि अच्छी खबर की उम्मीद ज़्यादा है। और मैं बार बार लगातार 3-4 दिन से यही कह रहा हूँ, न तो हम रशिया यूक्रेन के एक्सपर्ट हैं, न युद्ध के मामलों के एक्सपर्ट हैं, लेकिन एक बेसिक कॉमन सेंस होता है, वो ये कहता है कि जिनको लड़ना होता है वो ऐसे नहीं करते, है ना। जिनको एक्शन दिखाना होगा वो इतना समय नहीं देंगे। करेक्ट। इसका मतलब ही यही कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है। और एक और मजे की बात देखिए, कल पुतिन साहब के स्टेटमेंट जिस तरह से आए उस तरह से तो साफ दिख रहा है कि उनका लड़ने का मूड नहीं है। ठीक है, वो कायदे से तो वो ये भी कह सकते थे पहले यूक्रेन पीछे हटे फिर हम हटेंगे। करेक्ट। लेकिन उन्होंने पहले पीछे हटा दिया। इसका मतलब साफ है, उनका झगड़ा यूक्रेन से नहीं, उनका झगड़ा अमेरिका से, यूएस से। हाँ। और अमेरिका बार बार कह रहा है कि रशिया अटैक करेगा, रशिया कह रहा हम नहीं करेंगे। हम ये मस्ती चल रही है ना। सो वो हमें समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये कि जिन दो को लड़ना है, अब मतलब पता चला कुशल और वरुण को हम बुलर वियर करा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को उकसा रहे हैं, वो क्या हम तो नहीं, हम तो दोनों एक ही साथ है, या हमको नहीं लड़ना, तो फिर आप क्या करोगे? सो वो वैसे ही वाला मामला है। तो मुझे नहीं लगता कि बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। देखिए, ये अंदाजा है, मेरा अपना एनालिसिस है, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक्सपर्ट तो हम है नहीं इस चीज़ के, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है, कल जो बात थी वही आज भी बात है। अगर हो गया तो गिरकर बढ़ेंगे, नहीं हुआ तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। तो दूसरा वाला पॉइंट सही हुआ कि नहीं होने के चांसेस बढ़े तो बाजार बढ़ गए और वो बढ़त बरकरार रहेगी। तो मेरा ये समझना है, कहते हैं कि आप वो एकदम खतरे के समय से बाहर निकल चुके हैं शायद। आज 16 तारीख की डेडलाइन भी थी, आज और देखिए। तो मेरा ये मानना है कि जो बहुत बड़ी रिस्क थी उससे हम बाहर आ गए एक बार के लिए। क्योंकि अगर आपके ट्रुप्स पीछे जा रहे हैं, वापस आपकी आर्मी आगे आएगी तो उसमें वक्त लगेगा। दूसरी जो चीज़ है, क्या हम पूरी तरह से खतरे से बाहर हो गए? तो एकदम जो बड़ा खतरा था उससे बाहर हुए, लेकिन अभी भी युद्ध का खतरा हो ना हो, मार्केट के ऊपर नीचे होने का खतरा अभी भी है। एब्सोल्युटली। और वो खतरा दोनों तरफ है जी। अगर एक बयान और आ जाए यूक्रेन की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी कि नहीं हमें लड़ना नहीं है और हम बातचीत करके सुलझाएंगे, अगले 2 हफ्ते 4 हफ्ते 1 हफ्ता जो भी है हम इस पर लगे रहेंगे, तो बाजार यहाँ से भाग सकते हैं। और अगर कोई ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए कि भाई पुतिन साहब वो भी अमेरिका को आंखें दिखाने लगे, हम तो ठीक कर रहे हैं, ये मान नहीं रहे, तो हम फिर से हमारे सारे विकल्प खुले हैं, और अगर 3 दिन में बात नहीं बनी तो हम ये कर देंगे, कुछ भी चीज आ सकती है, तो वापस आप 17,000 पे भी आ जाएं। सो मेरा पॉइंट ये कि रिस्क किसी भी तरफ की खत्म नहीं हुई है। अगर आप शॉर्ट हैं तो भी आपके लिए रिस्क है, लॉन्ग है तो भी रिस्क है, और पता नहीं कब किसकी किस्मत से मार्केट किधर ऊपर या नीचे अचानक से बड़ा हो जाए। सो
युद्ध वाला जो मामला है उसमें न्यूज़ फ्लो ही रहेगा, और वो न्यूज़ फ्लो किस तरह से आएगा उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, ये कहना बहुत मुश्किल है। अंडरस्टूड सर। तो ये न्यूज़ फ्लो अभी भी डिपेंडेंट है, पर बाजार के लिए जो कर रहे हैं उस पर अब क्या करना है सर? एक दिन 500 पॉइंट्स गिरते हैं, हमारा ट्रेंड न्यूट्रल से नेगेटिव हो जाता है, दूसरे दिन 500 पॉइंट्स बढ़ते हैं, फिर से हमारा ट्रेंड बदल जाता है। अब क्या करें? दीप देखिए, समझो कि रूस और यूक्रेन है ही नहीं, ओके, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, जो वो न लड़ रहे हैं न कुछ हो रहा है, फिर क्या? फिर क्या ट्रेंड है? फिर आपका ट्रेंड सिंपल है कि रेंज बाउंड मार्केट है, उस रेंज बाउंड मार्केट में ऊपर की तरफ सप्लाई की चांसेस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एफआईएस की लगातार बिकवाली हो रही है, ठीक है। सो अगर आप न्यूज़ फ्लो को अलग रख लें तो इसका मतलब क्लियर कट है कि ऊपर के लेवल पे एफआईएस की बिकवाली तो बरकरार है, आपको उस हिसाब से हल्का होना है। सो हमारी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, जहाँ जहाँ जिसका भाव आते रहे, जिसको एग्जिट का मौका मिले वो निकलते रहे। इंडेक्स में एग्जिट आसान है, स्टॉक्स में एग्जिट और मुश्किल है, क्योंकि इंडेक्स फिर भी रिकवर होकर आ रहा है, लेकिन आप कल भी देखिए तो कोई स्टॉक्स उस तरह के रिकवर नहीं हुए। और अगर टीसीएस रिकवर हो भी जाए, रिलायंस रिकवर हो भी जाए, तो किसको फर्क पड़ता है? जिन लोगों के पास जो स्टॉक हैं वो तो रिकवर नहीं हो रहे। सो इस ऐसी सिचुएशन में आपके लिए ये बेहतर होगा, इस ग्लोबल वॉलेटिलिटी में सामने आपके लिए एलआईसी का आईपीओ आने वाला है 3-4 हफ्ते में, लिक्विडिटी की समस्या रहेगी, एफआईएस की बिकवाली है ही, ग्लोबल मार्केट्स उछल रहे हैं, तो अच्छा कोई 2 दिन को छोड़ दें, बाकी तो ग्लोबल मार्केट्स भी कोई रशिया यूक्रेन की वजह से नहीं गिरे ये पिछले 2-3 दिन के अलावा। पहले तो अपनी इन्फ्लेशन और महंगाई ब्याज दरों की चिंताओं से तो वो उन सब में कोई बदलाव नहीं हुआ। बिल्कुल करेक्ट। सो उन सब में अगर बदलाव नहीं हुआ है तो हमारे लिए ट्रेंड क्लियर कट है सेल ऑन राइज का निकलने का, इसमें कोई मतलब गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अब हो सकता है उस केस में आपको 17,600 मिल जाए, 17,800 मिल जाए, वो देखते हैं क्या कुछ होता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक बुरी खबर हटने के बाद एकदम से ग्लोबल उछल भी जाए, पॉसिबिलिटी है। बढ़ने के लिए भी बहाना चाहिए, गिरने के लिए बहाना चाहिए। तो क्या बढ़ने के लिए रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध नहीं होना एक बड़ा बहाना हो सकता है? मेरी समझ में शायद नहीं, लेकिन हाँ इतना बड़ा, क्योंकि उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा गिरे नहीं। अमेरिकी बाजार जो गिर रहे थे वो अपनी वजह से गिरे थे, इन्फ्लेशन और ब्याज दरों की वजह से। करेक्ट। सो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एज ए ट्रेडर आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप अपनी पोजीशन को हल्की रखें, वोलेटिलिटी को निकल जाने दें, और देखें कि एफआईएस की तरफ से बिक वाली खरीदारी के आंकड़े कब किस तरह से बदलते हैं, क्या कुछ है। क्योंकि अब आपके पास बड़े ट्रिगर्स रहे नहीं है। करेक्ट। बड़े ट्रिगर्स आपके पास है नहीं, आपको सब कुछ पता है, रिजल्ट्स आ गए, इन आरबीआई की पॉलिसी आ गई, फेड की मीटिंग आ गई, आज मिनट्स आने वाले ना, आज मिनट्स आने वाले। मिनट्स में खैर आमतौर पर कुछ ज़्यादा अलग निकलता नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर है जितनी पोजीशन हल्की कर सके इस उछाल में वो हल्की करने की कोशिश करें। आप अपना स्टॉक करते चलें। अगले 1-2 दिन बाजार पूरी तरह से न्यूज़ फ्लो पर ट्रेड करेगा। न्यूज़ फ्लो का मतलब ये, अगर ख़राब खबर आई कोई, वापस आप 17,100 17,000 तक आराम से आ सकते हैं। अच्छी खबर आई 17,600 17,800 की रेंज में आ सकते हैं। और अगर कुछ नहीं आया तो डाउ फ्यूचर्स को देखकर थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करके रेंज बाउंड रह सकते हैं। नीचे में 17,100, ऊपर में 17,600, इस रेंज में आप ट्रेड करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। तो फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है इस समय। बिल्कुल। तो चलिए, न्यूज़ डिपेंडेंट रहेंगे बाजार और उस हिसाब से आप भी तैयार रहिए। अच्छी बात है कि एटलीस्ट आज सुबह के संकेत अच्छे दिख रहे हैं। तो बताएं सर, फिर आज की नई लिस्टिंग पर भी थोड़ी देर में आपसे करेंगे चर्चा। क्या है आज के संकेत? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं अनडाउटेडली, क्योंकि कहीं किसी तरह की कोई खराब खबर आई नहीं है जी। एफआईएस के संकेत न्यूट्रल हैं आपके लिए। ये डेटा बड़े इंटरेस्टिंग है, थोड़ी विस्तार से हम आगे बात करेंगे। घरेलू फंड्स के डेटा पॉजिटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत मैंने पॉजिटिव से न्यूट्रल किए। कल पॉजिटिव था, काम आ गया, देख लीजिए, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट थे। सेंटीमेंट नेगेटिव से न्यूट्रल हुआ है। अभी भी मैं पॉजिटिव नहीं मान रहा, क्योंकि एक दिन आप गिरे एक दिन बढ़े तो आप सेंटीमेंट पे पॉजिटिव बहुत हो नहीं सकते। ट्रेंड जरूर एक दिन के लिए नेगेटिव हुआ था, वापस आज न्यूट्रल होता है। ये आपके लिए ठीक है। तो ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल हो गया है, बाकी सारे सेटअप भी अच्छे दिख रहे हैं। अच्छी बात है सर, एक भी नेगेटिव ट्रेंड आज नहीं है। तो अरे हाँ, आज एक भी नेगेटिव नहीं, लंबे समय बाद। लंबे समय बाद। बताएं सर फिर बड़े लेवल्स आज के। 17,050 17,125। अच्छा, आज मैंने 2 तरीके से दिया है। तो पहला तो ये कि जो सपोर्ट जोन में दे रहा हूँ वो बड़े बड़े लंबे दे रहा हूँ, और वो ये सोच के दे रहा हूँ कि अगर कोई खराब खबर आ गई तो, है ना, लड़ाई झगड़े वाली खबर आ गई तो फिर आपको क्या ध्यान रखें। तब आपके लिए 17,050 17,125 पहला सपोर्ट है। 17,000 के नीचे ये तोड़ने के बाद 16,850 17,000 तक आप जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। ये 2 बड़े सपोर्ट है अगर कोई ग्लोबली खराब खबर आई रशिया यूक्रेन से। ठीक है।
अगर कोई अच्छी खबर आ गई तो वो भी तो हो सकता है। 17,425, 17,475 ये है, ऊपर में 17,525, 17,600। अच्छी खबर के केस में भी मैं फिलहाल 17,600, 650 के ऊपर नहीं देख रहा। 639 का हाई बनाया था, तो लगभग वहां तक जाकर रुक सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। अगर कोई खराब खबर आ गई तो बैंक निफ्टी पहला सपोर्ट आपका लेगा 37,325, 37,500 पर, जो यहाँ से 700-800 पॉइंट नीचे है। उसके ठीक नीचे जो कल परसों के लोज हैं 36,825, 36,925, इसके आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश होगी। ये अगर खराब खबर आई तो। अगर अच्छी खबर आई तो 38,500, 38,725 पहली रुकावट है, और 38,850, 39,000 तक। तो 39,000 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक नहीं रहा। 3-4 बार ट्राई कर ली, गए भी हैं, जाते हैं वापस नीचे आ जाते हैं। तो 39,000 तक की मैं एक बार अगर अच्छी खबर पर देख रहा हूँ, हो सकता है 39,175, 39,200 दिख जाए, लेकिन वहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। ये ध्यान में रखना है, ये अच्छी खबर पर। अब मैं आपको सपोर्ट और वो वाले रेंज देता हूँ, तो क्योंकि ये मैंने जो जोन दिए ये बड़े वाले दिए, ये तब लागू होंगे आपके लिए जब अगर कोई खराब या अच्छी खबर आ जाए तो। अदरवाइज इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। नॉर्मल रेंज, नॉर्मल मार्केट में इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है। तो नॉर्मल मार्केट के केस में आपको जो सपोर्ट है निफ्टी पर, आप बंद हुए 17,350 पर। पहला सपोर्ट 17,275 है। ओके। उसके ठीक नीचे 17,200, 17,150, 17,100, 17,050, 17,000 और लास्ट फाइनल 16,850। 75-50 पॉइंट। हाँ, जनरली 50-50 पॉइंट के आसपास सपोर्ट है। ऊपर 17,200, 375, 50 पे आप बंद हुए। पहला 17,425 है, दूसरा 17,475, 17,500, 575 और 625। 600 बीच में एक छोटा सा है, 17,600, 625, ये गिन लीजिए। ठीक है सर, ये आपके लिए ऊपर के लिए हो गए। ये निफ्टी के हो गए। बैंक निफ्टी आप बंद हुए 38,170 के आसपास। तो पहला सपोर्ट आपका 38,025 का बनता है। ठीक उसके नीचे 37,800, 37,700 दो और सपोर्ट है, 37,575, 37,500 और है। और अगर कुछ खराब खबर आई तो उस केस में ये तीन नीचे के सपोर्ट आपको देखने होंगे, 37,325, 37,050 और 36,925। यहाँ तक के बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स आपके निकल कर आते हैं। ऊपर में कितना जा सकते हैं बैंक निफ्टी? आप 38,170 से गिनिए, 38,400, 38,500, 600, 725, 850। बेसिकली 38,850 के आसपास बड़ा कंजेशन जोन बनता है। बार बार वहाँ पर जाकर बंद भी होता है 700-800 के आसपास। उसके ऊपर निकलते भी हैं, 39,000 तक पहुँचते भी हैं, लेकिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है। अगले तीन लेवल 38,925, 39,000 और 39,175। ये सारे लेवल्स, ताकि क्या है कि बड़े मूव के वक्त आपके लेवल हाथ में रहने चाहिए। आपको तेजी भी हो रही है। सपोज अगर मैं कल आपको इतने ऊपर के लेवल अगर नहीं देता तो हम सोच ही नहीं सकते ना कि 17,300, 375 भी आ सकता है। करेक्ट सर, करेक्ट। सेम क्या 38,100 पॉइंट्स। हाँ, तो वो रेंज बड़ी होती दिख रही, तो इसलिए आपके लिए लेवल्स हैंडी रखना ठीक है, ताकि आपको पता है कि सपोज आप 38,600 पहुंच गए। अब नेक्स्ट बैंक निफ्टी का लेवल मुझे क्या देना है, देखना है आपको 38,725। नेक्स्ट क्या देखना है वो पता रहना चाहिए। एग्जैक्टली। कल के रिबाउंड में क्या बदलाव हुआ सर पीसीआर के पोजीशनिंग के? कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है एफआईएस की तरफ से 47 से 54%। उसमें लॉन्ग पोजीशन भी बनी है, शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। दोनों की वजह से एफआईएस ने इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई। थोड़ा मुझे तनाव हो रहा है इसकी वजह से कि धीमे धीमे बढ़ाते जा रहे हैं, तो बढ़ाकर कितना बढ़ाएंगे। यहीं पर मैं थोड़े डेटा और डिस्कस करना चाहता हूँ। कल के डेटा भारी भरकम है। 2300 करोड़ की बिकवाली है एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में, और सामने 4400 करोड़ की खरीदारी है घरेलू फंड्स की। 2000 करोड़ की सिप्ला की ब्लॉक डील है। समझो 2000 करोड़ का सिप्ला जो बेचा है प्रोमोटर्स ने, वो अगर घरेलू फंड ने खरीदा है तब भी नेट 2400 करोड़ की खरीदारी उनकी है ब्लॉक डील को हटाकर। और सामने एफआईएस ने तो बराबर कैश मार्केट में नंबर लगभग बराबर के, दोनों को मिलाकर देखें तो न्यूट्रल है। अब आइए एफएनओ में। एफएनओ में 1750 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे एफआईएस ने और 2280 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। तो पहली बार साइजेबल खरीदारी आई। अब इसमें मैं एफआईएस के नंबर्स को पॉजिटिव लिख सकता था जी, लेकिन मैंने एक दिन के लिए और इंतजार किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसमें सिप्ला का नंबर है, एफआईएस ने कितना खरीदा है, लोकल ने कितना खरीदा, वो पता नहीं। और क्योंकि डेटा में एडजस्टमेंट है तो एक दिन हम न्यूट्रल कर देते हैं। कल अगर इसी तरह के नंबर आए तो देखेंगे पॉजिटिव, जिसकी संभावना मुझे कम दिखती है कि इतना 2 दिन तक आजकल खरीदते नहीं है और बड़ी क्वांटिटी में नहीं। लेकिन फिर भी इसमें कोई डाउट नहीं, कल के नंबर्स में डेटा बढ़िया है एफआईएस और घरेलू फंड के, तो इसीलिए यहाँ पर। बट एक ही चीज़ है कि चूँकि शॉर्ट काफ़ी काटी है,
लॉन्ग भी थोड़ी करिए, 54% के आसपास आ गए। अब वो आपके पास कंफर्ट नहीं कि आप 30 और 35% इंडेक्स लॉन्ग पर एफआईज में चल रहे हैं जहाँ पर वो बहुत बेचेंगे। अब आप वो रिस्की वाले जोन में आ रहे हैं, 60% के आसपास ऊपर आते ही फिर एफआईज के तरफ से लॉन्ग पोजीशन बहुत बढ़ती है, इसकी संभावना कम है। या तो उसके लिए मूड माहौल बहुत अच्छा चाहिए तो एक अलग बात है, तो देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, ठीक है सर। बताएं सर, फिर मौजूदा पोजीशंस क्या करना है? मौजूदा पोजीशन, अच्छा पुट कॉल रेशियो एक और बता दूं। हाँ, पुट कॉल रेशियो बढ़ा है, 0.76 से 1.0 पर आया है। ओवर सोल्ड नहीं है, ओवरबॉट तो बिल्कुल ही नहीं है, तो बैलेंस्ड है, ठीक है, लाइट एंड कंफर्टेबल जिसको हम कहते हैं। विक्स 10% घटा है 23% बढ़ने के बाद, थोड़ी सी रिलीफ यहाँ पर है। या अब आइए स्टॉप लॉस। दीप, आज स्टॉप लॉस निकालने में बड़ी मुश्किल हुई है, बहुत मुश्किल से निकला है। और मैं ऑनेस्टली बता दूं आपको, इन स्टॉप लॉसेज में मैं बहुत कंफर्टेबल हूं नहीं। ओके। हाँ, मतलब जो बेस्ट करके मेरी तरफ से दे सकता था वो दे दिया। कोई पर्टिकुलर रीजन? रीजन बहुत दूर के निकल के आ रहे हैं। अच्छा। अब आप देखो ना, 16,800 से आप बढ़कर 17,400 आओ, तो आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस कैसे, मतलब आप कहाँ से निकालोगे? तो मैंने मुश्किल से 17,200 का निकाला है। किसी को ज़्यादा रिस्क लेने की ताकत है तो 17,100 का रखे, अदरवाइज 17,200 आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर आता है, 1000 पॉइंट दूर आता है। अब मैं 1000 पॉइंट दूर कैसे दूँ? तो फिर मैंने 37,900 का स्टॉप लॉस दिया है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी में भी। ठीक है सर। अब आइए शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन पे सीधा स्टॉप लॉस आपका निकल गया था 17,650 के आसपास। बहुत जोर, यहाँ से भी 300 पॉइंट ऊपर। बिल्कुल। तो 300 पॉइंट ऊपर का मतलब नहीं बनता। छोटा 17,525 का लगा लीजिए, क्लोजिंग 17,600 के ऊपर का लगा लीजिए। इंट्राडे और आपकी रिस्क लेने की ताकत है 17,650 का लगाएं। तो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस आज है ना, आप अपनी मर्जी से ही लगाओ। क्लोजिंग वाला ठीक है 17,600, बहुत दूर है, तो आप उस हिसाब से आप देख लीजिए। बैंक निफ्टी पे वही हाल है, स्टॉप लॉस 39,000 के ऊपर का निकलता है शॉर्ट साइड पे। अब उतना दूर देने का मतलब नहीं, तो मैंने 38,600 का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में भी रखा है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। जी, अंडरस्टूड सर। नई पोजीशंस? नई पोजीशन में निफ्टी खरीदना है और 17,200 के स्टॉप लॉस से खरीदें, क्योंकि रिस्क कम रखनी है। इस हिसाब से 17,200 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदें आप। 17,425, 475 दो छोटे टारगेट है, 500, 575 मीडियम, 600, 625 फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच। बेचने का मूड 17,475 से बनाए, ज़रूरी नहीं कि वहीं बेचे, खबर कुछ आ गई तो और भाग भी सकता है। दाव फ्यूचर्स देखकर आपका मन भी हो सकता है, तो सारे मूड माहौल को देखकर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बेचना है आपको। 17,475 से 17,600 की रेंज में बेचने पर आ जाइए। 17,600 तक आप बेचिए, 17,650 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 17,639 हमने इस रनअप में 3 फरवरी को हाई बनाया था, वहाँ से हम करेक्ट हुए हैं। तो 17,600 के आसपास जितना बेच पाएँ उतना बेहतर है। 650 का स्टॉप लॉस है। टारगेट नीचे के जो बनेंगे 17,425, 17,375, 17,350, 275, 17,200, 17,150, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए करनी है आपको बिक वाली। तो ये आपकी निफ्टी में खरीदारी और बिक वाली दोनों हो गई। ओके, तो सारे लेवल्स भी इंपॉर्टेंट आपके लिए कहा गया। देखना पड़ेगा आज कैसे लेवल्स आते हैं, क्योंकि हर 50-75 पॉइंट पर आप जो कह रहे हैं एक सपोर्ट है। अग्रेसिव्स के लिए कुछ नहीं, एग्रेशन अब आज कल के बाद नहीं, साइड में रखो। कल था तो एग्रेशन फायदा भी मिला उसका। कल 16,800 के स्टॉप लॉस के साथ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए कहा। कल एक गलती होगी, बैंक निफ्टी में हम एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए हमने स्टॉप लॉस छोटा कर दिया था। 36,800 का 36,650 जाके आया जी, हो सकता है ट्रिगर हुआ होगा। अदरवाइज जो पैसिव इन्वेस्टर्स है उनके लिए रेंज ठीक थी, कभी कभी होता है। बट निफ्टी में आपका 16,800 ट्रिगर नहीं हुआ, तो जिन लोगों ने एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पे खरीदा है तो उनके लिए काम ठीक रहा। बिल्कुल। बैंक निफ्टी में क्या करना है फिर? एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बाय करना आज यहाँ पर आज यहाँ एग्रेसिव ट्रेडर्स है और सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही बाय है। 37,900 स्टॉप लॉस है, ठीक है। टारगेट जो बनेगा आपका वो बनेगा 38,375, 38,500 दो छोटे टारगेट है, 38,600, 38,725 मीडियम टारगेट, 850, 925, 39,000 ये टारगेट है आपके सारे ऊपर की तरफ के। बेसिकली 39,200 तक का रास्ता है बैंक निफ्टी के लिए। हम 39,000 पे ही थैंक यू कर देंगे। अच्छा, हाँ, 200 पॉइंट तो उसके लिए भी छोड़ो, जो 39,000 में खरीद रहा है। आपसे 1000 पॉइंट ऊपर कोई लेता है उसको भी तो कमाने दो, उनके लिए सारा दुनिया भर का धन आपको ही चाहिए। करेक्ट। तो जो ऊपर में आपका लेके जा रहा है उसके भी दिल बड़ा रखना चाहिए। बेचने की राय है दीप, 39,000 के जितना नजदीक बेच पाए। बेसिकली 38,800, 39,200 ये 400 पॉइंट की रेंज परफेक्ट सेल जोन है बैंक निफ्टी के लिए। तो 38,700, 800 के हिसाब आसपास से मन बनाना शुरू कर दें बेचने के बारे में।
39,000 के आसपास बहुत बढ़िया लेवल है, जहाँ एक बार शॉर्ट का मौका देख सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो 39,200 का लगाइए, बड़ा लगाना है तो 39,500 का लगाइए, क्योंकि इस रनअप में 39,424 का आपने हाई बनाया है, तो उसके आसपास स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करें। 38,625, 38,525 दो छोटे टारगेट, 38,400, 38,200 मीडियम टारगेट, 38,050, 37,900 फाइनल टारगेट, जिसके लिए करनी है बिक वाली आपको बैंक निफ्टी में। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, सारी लेवल स्ट्रैटेजीज और बायर सेल व्यूज आपके सामने आ गए हैं। बैन लिस्ट, जैसा कल हम बैन से बेनिफिट में बता रहे थे, पीएनबी, टाटा पावर दोनों बैन से बाहर आ गए हैं, पर एस्कॉर्ट्स की हो गई है एंट्री। तो आज के लिए एस्कॉर्ट्स, इंडिया बुल्स, सेल और बीएचईएल, ये 4 स्टॉक्स रहेंगे बैन में। सर, बाकी डेटा की तो बात कर ली, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार है ना? सबसे इंपॉर्टेंट तो है 17,000 ओके पुट में। 63 लाख शेयर, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, 44 लाख शेयर वहाँ जुड़े हैं जी। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। रुकावट के लिए 17,500, 60 लाख शेयर है, तो आपके लिए 500 पॉइंट की रेंज है। नीचे की रेंज है, नीचे का रिस्क है 350 पॉइंट, ऊपर की रुकावट है 150 पॉइंट की। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा, इससे पहले हल्की सी रुकावट 17,400 के आसपास है, 36 लाख शेयर है, लेकिन 17,500, 525 पार करके टिके तो मजा आएगा। तो मजा आएगा। हाँ, अदरवाइज मेरे को लगता है 17,475, 17,525 की रेंज में एक बार अगर वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ जाकर रुकेंगे, अटकेंगे। बजट के दिन 17,575 की क्लोजिंग हुई है। बजट के ठीक एक दिन पहले 17,335 की क्लोजिंग थी, लगभग उसके आसपास कल आप बंद हुए। तो प्री बजट लेवल पे तो आ गए आप 31 जनवरी पर। 1 फरवरी पर आ जाना है। अगर 17,575 के उम्मीद तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन आजकल कोई उम्मीद और आशंका किसी भी तरफ गलत साबित हो सकती है। तो हो सकता है 17,575 मिल जाए, यू नेवर नो। तैयारी होनी चाहिए। पुतिन साहब के हाथ में है, चाहे तो कर सकते हैं, है ना? यार पुतिन साहब छोड़ो, बाइडेन नहीं बोल दे कि भाई नहीं लड़ रहे, कंफर्म का हम बोल रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे दोनों, तो भी बढ़ जाए मार्केट। हाँ, तो बढ़ने में भी ऐसा नहीं कि नहीं बढ़। तो 17,000, 17,500 जो एफएनओ की पोजीशनिंग वो इस तरफ है, तो उस लिहाज से 150 पॉइंट की अपसाइड है, 300 पॉइंट की नीचे की रिस्क है, 350 पॉइंट की, ये एफएनओ डेटा बता रहे हैं। बैंक निफ्टी सपोर्ट 37 जा रहे हैं, 1000 पॉइंट नीचे, 1200 पॉइंट नीचे रादर। उससे पहले कोई खास सपोर्ट नहीं है, हल्की फुल्की छोटी सपोर्ट बीच में 37,500 पर आती है। 38,500, 19 लाख शेयर है, बड़ा है ओपन इंटरेस्ट है, तो ब्रॉडली आप ये कह सकते हैं कि 37,500, 38,500 ब्रॉड रेंज दिख रही है निफ्टी की एक बार के लिए, और 500 पॉइंट और गिनेंगे तो 37,000, 39,000, सिंपल सी चीज़ है। 38,500 और 39,000 दोनों पर बराबर ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, 19 लाख शेयरों का, तो ये दोनों रुकावट का काम करेंगे। तो आज के लिए आपको खुलने के बाद 38,500 के ऊपर टिके तो और तेजी है, 38,000 के नीचे आए तो कमजोरी है। तो 500 पॉइंट की रेंज में कुछ नहीं होगा, टाइम पास, जाने दीजिए उसको, टाइम पास जाने दीजिए। अंडरस्टूड, ठीक है, पर रेंज को रिस्पेक्ट करें और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हैं सामने आपके लिए। आइए फिर स्टॉक्स पर डालते हैं नजर, और आज एक नया पार्टिसिपेंट बाजार में, अरे हाँ भूल गया, तो बात कर लें। वेदांत फैशन, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस पर राय थी, 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन भी हुआ था, क्या होगी इसकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी? 866 रुपए की इशू प्राइस थी, 2-2.5 गुना, ज़्यादा भरा भी नहीं, उम्मीद भी ऐसी थी। बेसिकली सब कुछ बढ़िया है, ब्रांड है, पेरेंटेज है, बिजनेस अच्छा है, रेशियोज अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स बढ़िया हैं, कैश फ्लोज मजबूत है, कहीं कोई कमी आईपीओ में है नहीं, एक्सेप्ट मुझे थोड़े सस्ते वैल्यूएशन चाहिए थे, थोड़ा महंगा। हाँ, तो मुझे इसलिए कि जब सब कुछ अच्छा हो तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से फिर आप एक चांस ले सकते हैं कि अगर नीचे खुलता तो भी लिया जा सकता था, और ऊपर का मेरा मानना है थोड़ी लिस्टिंग इशू प्राइस से ऊपर हो जाएगी। 866 रुपये की इशू प्राइस है, 900-950 रुपये की प्राइस में लिस्ट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होल्ड करने की राय है। जिन लोगों ने पैसा लगाया है अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इशू प्राइस का स्टॉप लॉस लगाएं, सिंपल। चाहे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इशू प्राइस का स्टॉप लॉस रख लें 866 रुपये, उसके नीचे जाए तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आजकल नए ज़माने के आईपीओ में भरोसा नहीं। वैसे ये अलग है, ये अलग है, हाँ, ये अलग है, ये वो पीबी फिनटेक, नायका और पेटीएम टाइप के बिजनेस में नहीं है। ये वो सॉलिड बिजनेस मॉडल जो होता है ना, जिसमें आपको दिखता है सारा का सारा बिजनेस मॉडल, वैसा है। बट ओवरऑल कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट बढ़िया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होल्ड कर सकते हैं इशू प्राइस के स्टॉप लॉस के साथ, कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिहाज से। और स्पेशली क्यों यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए दीप, उसकी एक वजह भी है। जी सर, वजह ये है कि अलॉटमेंट पूरा मिला होगा। यस, नहीं तो जनरली आपको एक आध लोट मिले, 15,000 का अलॉटमेंट आ भी गया तो कौन सा क्या फर्क पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप समझो आपने 2 लाख की एप्लीकेशन लगाई तो पूरे चांस है कि आपको 1 लाख रुपए का अलॉटमेंट मिला हो। तो जब अलॉटमेंट आपको मिला हो तो फिर आपको डिसिप्लिन रखना जरूरी है। बिल्कुल, तो डिसिप्लिन मेंटेन करें
और इशू प्राइस का स्टॉप लॉस लगाएं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होल्ड करने की सलाह है। आइए फिर और कौन से स्टॉक्स हैं इस पर भी डालते हैं नजर। हमारे साथ देवांशी, वरुण और साथ ही आशीष तैयार है। मॉर्निंग देवांशी, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले देखिए कैश मार्केट में शॉफलर इंडिया, इसके नतीजे आएंगे तो इस पर नजर रखें। और क्रिसिल के नतीजे कल आए थे शाम में और नतीजे बेहद अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। जो आए हैं वो करीब 18% तक बढ़ते हुए दिखे। कामकाजी मुनाफा 25% बढ़ा है और मार्जिन आप देखिए करीब 26% के थे, वहां से बढ़कर 27.3% क्लॉक इन किया और मुनाफे में भी 53% का एक बड़ा जंप आपको देखने मिलेगा। 22 रुपए का डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। बर्गर किंग QIP खुला था कल, ये QIP शाम को बंद हुआ है। जो इशू प्राइस है वो 5% डिस्काउंट पर, यानी कि फ्लो प्राइस जो है उस पे 5% के डिस्काउंट पर तय की गई है 129.25 पर और करीब 1275 करोड़ से लेके 1450 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए हैं। स्कॉट्स पर आज बोर्ड की बैठक 18 फरवरी को बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी, जहां पे कुबोटा कॉर्पोरेशन को इक्विटी शेयर्स के जरिए जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है वो फाइनलाइज होता हुआ दिखेगा। तो 18 फरवरी को इसकी बैठक है, इस पर नजर रखें। ओके, तो यह है आपके लिए इस समय कुछ खबरें। वरुण, मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक पे नजर रखिएगा, क्योंकि NNFS तमिलनाडु पावर कॉर्पोरेशन जो कि ऑलरेडी एक NP अकाउंट था उसको इन्होंने फ्रॉड घोषित कर दिया है और RBI को इसकी रिपोर्ट सौंपी है। बैंक का इसमें कुल एक्सपोजर जो है वो करीब 149 करोड़ के आसपास का था। करीब 60 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग जो है वो ये कर चुके हैं, तो यानी कि आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि बाकी प्रोविजनिंग भी ये करते हुए दिखाई दें। धनी सर्विसेज पे नजर रखिएगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रही है कि धनी ऐप पर फर्जी लोन बांटे गए हैं। कई लोगों को बिना बताए उनके पैन कार्ड्स पर लोन देने का आरोप लगाया गया है इस कंपनी पे। रेडिंगटन इंडिया यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि सिंगापुर के एक फंड के द्वारा 11 फरवरी को करीब 2.14% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो खरीदी गई है। और चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप द्वारा 11 से 14 फरवरी के बीच में करीब 1.5 लाख शेयर्स के आसपास खरीदे गए हैं। तो इसके चलते भी चंबल फर्टिलाइजर आपके रडार पे रहना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें और फंड एक्शन जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए नजर डालते हैं आज की दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए ONGC पर लगातार जो है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट्स आती हैं। आज भी CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 164 जो है कल की क्लोजिंग है, 300 रुपये का लक्ष्य दे रहे और मान रहे कि रिस्क ऑन रिवॉर्ड मौजूदा भाव के हिसाब से देखें, वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो बहुत आकर्षक है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर बुलिश हैं, खरीदारी की राय दे रहे हैं। इसके अलावा दमदार रिपोर्ट आई है वाटेक वाबाक पर, नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य में देखिए कितनी शानदार बढ़ोतरी की है, 581 से बढ़ाकर 634 कर दिया है और करीब 296 की जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि इनकी जो तीसरी तिमाही के नतीजे थे काफ़ी बढ़िया थे। तिमाही के दौरान डेट रिडक्शन देखने को मिला और मार्जिन के लिहाज से भी देखें तो तिमाही काफ़ी शानदार, तो बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया 634 का वाटेक वाबाक पर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, रिड्यूस से अभी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं और लक्ष्य देखें तो बढ़ा है, 2233 से बढ़ाकर 2246 कर दिया है। 2127 जो है कल की क्लोजिंग है और ये मानने की जो डिमांड आउटलुक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर ये बुलिश है। सिटी भी देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखें, हालांकि लक्ष्य ज़्यादा नहीं दिया, 2260 रुपये का दिया है और मैक्वारी भी देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 2250 रुपये के लक्ष्य के लिए। टाटा पावर यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य में मामूली बढ़ोतरी की है, एडजस्ट किया 217 से बढ़ाकर 228। हालांकि अभी भी देखें तो करंट मार्केट प्राइस से नीचे है, क्योंकि 230 जो है कल की क्लोजिंग है। मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर नजर रखिएगा, जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 472 से घटाकर 428 कर दिया, करीब 372 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मानने की जो कंपनी की तरफ से नतीजे आए थे वो लार्जली इनलाइन थे, अनुमान के मुताबिक थे। जोमैटो ये स्टॉक ऐसा है कि जो लगातार सुर्खियों में रहता है, कल तो इशू प्राइस के नीचे भी फिसला था, आज HSBC की तरफ से जो है अपग्रेड आया, रिड्यूस से अब ये होल्ड की राय दे रहे हैं और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो इन्होंने घटा है, 112 से घटाकर 92 कर दिया है। कल स्टॉक जो है गिरकर 83 रुपये पर बंद हुआ है और वहीं मैक्वारी भी देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट प्राइस को अभी तक एडजस्ट नहीं किया, 183 पर बरकरार है। बर्नस्टीन भी देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो 186 से घटाकर करीब 140 कर दिया है। सीमेंस यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 2858 के लक्ष्य के लिए। हनीवेल ऑटोमेशन यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, 49385 का जो इन्होंने लक्ष्य दिया है। और अंत में LNT पर रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की, जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो घटा है, 2420 से घटाकर 2320 कर दिया है। 1876 जो है कल की क्लोजिंग है।
तो ये है आपके लिए सारे के सारे आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स जोमेटो पर आती हुई दिख रही हैं। कल हमने देखा कल या परसों ऑलमोस्ट जो इनका इंट्राडे लो था वो इसके इशू प्राइस तक आते हुए दिखा था, वहां से एक बाउंस बैक है 183 सर। मक्वारी मक्वारी 183 और HSBC 143 92 नहीं 92 का। इंटरेस्टिंग है। इस पे तो आपका बुल वर्सेस बियर बनता है। कर ही डालो। आज करेंगे सर। हाँ चलिए कर ही डालिए। तो चलिए जोमेटो पर कुछ बुलिश है कुछ बेरिश है, क्यों है ये आपको आज दिन में हम विस्तार से आगे और बताएंगे। अब वक्त है मुलाकात करने का हमारे सभी मेहमानों के साथ। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स काफी समय से साइडवेज हो रखा है। कल के सत्र में यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर साथ में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 3215 3215 का स्टॉप लॉस लगाना है। 3325 3325 के टारगेट के लिए एशियन पेंट है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके एशियन पेंट्स यहाँ पर आज कच्चे तेल में थोड़ी गिरावट भी आती हुई दिखी है। सेंटीमेंट के लिहाज से भी एक अच्छी खबर हो सकती है। 3215 ये आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस का लेवल, और ऊपर के टारगेट जो बनेंगे वो 3325 के बनते हुए दिखेंगे। आइए कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर खबरों के दम पर एक्शन दिखेगा। उनमें से जो एक बढ़िया अपग्रेड आया है उसी पर एक बार राय ली जाए। CLSA ने ONGC के टारगेट 300 रुपये के किए हैं। हालांकि कल थोड़ा सा स्टॉक ठंडा हुआ था, माफ़ किया कल 2 रुपये नीचे ही बंद हुआ ना। कल 2 रुपये, कल थोड़ा नीचे बंद हुआ था और आज कच्चा तेल फिर थोड़ा सा ठंडा हुआ है। बंसल जी अगर कहीं कोई खरीदारी के मौके हैं तो बताइए, और कहाँ खरीदना चाहिए ये भी बताइए। क्या लेवल अच्छा है एंट्री करने के लिए? अनिल जी किसकी बात कर रहे हैं, क्रूड की ONGC की अनिल जी? अच्छा आपके पास दोनों है, दोनों बताओ। मैं तो ONGC की पूछ रहा था। अनिल जी दोनों नहीं है। मैं सवाल अनिल जी समझा नहीं हूँ, मैं सवाल समझा नहीं हूँ। ONGC अनिल जी ONGC में एक कल के सत्र में एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था। हालांकि निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिली थी, तो यहाँ थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कल के सत्र में 162 के लेवल्स टूटे हैं, बट उसके ऊपर की क्लोजिंग आई है। बट टेक्निकली एज ऑफ नाउ एक नेगेटिव क्रॉसओवर लीडिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला था, तो फ्रेश खरीदारी के लिए रुकना चाहिए। जिनके पास है 162 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 162 के लेवल्स टूटते हैं तब यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकती है। एल्स ऊपर में 167.5 168 के लेवल्स टूटेंगे तब यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा, तब खरीदारी की राय होगी। एल्स वेट एंड वॉच है। 162 के लेवल टूटे तो निकलने की राय है। ओके तो यह है आपके लिए ONGC जिस पर आपको रखनी है नजर। देखते हैं आज किस तरह की चाल आती है कच्चे तेल के कूल ऑफ के बाद। बर्गर किंग, इस पर भी एक बार राय ले लेते हैं। बंसल जी क्या राय देंगे? इनका QIB आया था, जो फ्लोट प्राइस था 136 का, उसके मुकाबले अगर देखें तो 5% के डिस्काउंट पर है 129 का, और कल की क्लोजिंग से भी देखें तो 132, उससे भी थोड़े डिस्काउंट पर QIB आया है। चार्ट्स क्या कह रही है बर्गर किंग की सर? देखिए दीपांशु, चार्ट्स में स्टॉक साइडवेज है और यहाँ पर काफी अहम सपोर्ट है 125 का। तो अगर जिस तरीके से निचले के भाव मिलते हैं, अगर 126 127 के अराउंड मिलता है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कॉन्ट्रा बैट करना चाहिए। 125 125 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदना चाहिए। 125 के लेवल लगता नहीं है स्टॉक तोड़ेगा। 125 के लेवल टूटेंगे तो दिक्कत है। 125 एक बिग सपोर्ट है, तो जब तक ये इंटैक्ट है जिनके पास है बने रहे। और करेक्शन पर अगर 127 126 के अराउंड मिलता है तो खरीदारी की राय होगी। तो ये है आपके लिए बर्गर किंग। देखते हैं किस तरह के मूव इस काउंटर पर भी आपको आते हुए दिख सकते हैं। एस्कॉर्ट्स, बंसल जी वैसे वायदा कारोबार के बैन में आज आया है, तो ट्रेड के लिहाज से नहीं बट लेवल्स के हिसाब से जरा बता दें। कुबोटा को जो इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना था उसके लिए 18 फरवरी को बोर्ड बैठक बुलाई है। क्या राय रखते हैं सर एस्कॉर्ट्स पर? देखिए दीपांशु, एस्कॉर्ट्स में कुछ भी नहीं हो रहा है। काफी समय से स्टॉक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को नहीं तोड़ा है। 1840 1840 कल की क्लोजिंग है, नीचे में 1825 1825 एक अहम सपोर्ट है।
तो जिन्होंने ले रखा है 1825 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है। ऊपर में 1858, 1860 एक रेजिस्टेंस है, तो मोटा मोटा देखें तो 1825 और 1860 के बैंड में ट्रेड कर रहा है। जिनके पास है 1825 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 1860 के लेवल्स टूटेंगे तब एक ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। तब मोमेंटम के नजरिए से 1860 के ऊपर फ्रेश खरीदारी की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स पर राय। देखते हैं किस तरह का एक्शन इस पर आते हुए दिख रहा है। वायदा कारोबार के बैन में है, तो देखते हैं किस तरह की मूव आएगी इस पर सर। बिल्कुल, और एक आध अप्रूवल मेरे ख्याल से और बाकी है इनकी बायबैक के लिए। 2000 सीसीआई ने तो ऑलरेडी सीसीआई ने दे दिया, शायद एक और कोई बाकी है। 2000 रुपए के दाम पर बायबैक है, और जैसे वो अप्रूवल आएगी देखते हैं आज बोर्ड बैठक में क्या कुछ होता है, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर वो होता है तो फिर वापस से स्टॉक 1880, 1890, 1900 तक जा सकता है। तो बायबैक की डेट आने पर वो इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन हो जाएगा, तब 1900 तक आराम से जाएगा। तो अगर किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए एस्कॉर्ट्स, ये बात क्लियर है। मेरे ख्याल कल ही बैन में नहीं, कल ही बैन, मतलब आज बैन में आ गया ना। आज आ गया बैन। करेक्ट। ओके, आइए मोदी जी तैयार है हमारे साथ। मोदी जी सुप्रभात, बताएं सर आज की पसंद का आपका शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग टीम। बिल्कुल, देखिए पिक ऑफ द डे में आज हमने चुना है आईटी स्टॉक्स ही है, और आईटी स्टॉक्स पे पहले भी लगातार हम हाईलाइट करते हुए आए हैं। टेक महिंद्रा यहाँ पे काफी अच्छा नजर आ रहा है, 1440 के आसपास कल क्लोज होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 1480 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1415 का। कल के सेशन में स्टॉक में एक 200 डेमा को टेस्ट किया और वहां से बाउंस बैक दिखाया और हाई के पास ही क्लोज होता हुआ नजर आया। तो ये चीज दर्शाती है यहाँ से जो बाइसनेस है स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव है। 1480 के लिए लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1415 का। एक बात तो मोदी जी मैं आपके ऊपर बहुत डाउट ही कर गया, आज के लिए हमने चुना है आईटी। मैं बोला सी बोलने वाले हैं लेकिन आप तो वहीं से घूम गए, सी निकला ही नहीं आपके मुंह से, आईटी शेयर में चले गए। मुझे लगा आईटीसी, ये कैसे हो गया। तो मोदी जी को आईटीसी पसंद आ रहा है, लेकिन हाँ पसंद करते करते बच गए। क्योंकि क्या है, मतलब एक बार कोई एक्सपर्ट आईटीसी देता तो फिर है ना बाद में 3-4 बार है ना आशु जी उस पर सेल दे देते हैं, इसलिए ना देते ठीक है। तो चलिए आईटी शेयर पसंद है टेक महिंद्रा, और कुणाल जी भी है हमारे साथ तैयार। कुणाल जी आपकी पसंद का शेयर बताइए आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है टाइटन का। अगर आप चार्ट देखें तो कल एक बड़ा जबरदस्त अप ट्रेंड स्टॉक में बनता हुआ दिखा बाजार के साथ, और जो क्लोज आया अनिल जी मुझे काफी अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। खरीद करके चलें, 2465 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 2560 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 2600 रुपए का है। और कल टाइटन पिक ऑफ द डे के तौर पर दिया था हिमांशु गुप्ता जी ने, और कल ही जबरदस्त कमाल करके दिखाया। कमाल करने के लिए तैयार हैं सुमित जी भी। गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मार्केट्स के अंदर एक अच्छा रिबाउंड है, ये तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए, और स्टॉक स्पेसिफिक व्यू भी तेजी का ही है। तो जो स्टॉक यहाँ से एक अच्छा मूव दिखा सकता है, रियल एस्टेट स्पेस का डीएलएफ के अंदर एक गिरावट के बाद अब यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव बनना चाहिए। खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। डीएलएफ में मेरे को लगता है यहाँ से ऊपर में 390 रुपए से लेके 400 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा 355 का, ऊपर में 390 से 400 रुपए तक के लेवल डीएलएफ में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो डीएलएफ जो कल अच्छे मोमेंटम में भी आ रहा था, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, ये दे रहे हैं आपको राय सुमित जी। चलिए नजर रखेंगे जिस तरह से परफॉर्मेंस इसकी आती हुई दिख सकती है। सुमित जी, एक काउंटर आपके लिए भी है, कैश मार्केट का छोटा काउंटर है, बट कभी कभी बड़े वॉल्यूम्स हो जाते हैं इस पर। धानी सर्विसेज, यहाँ पर इनकी जो ऐप है उस पर फर्जी लोन बांटे जाने का आरोप लगाया गया है। कई लोगों के पैन कार्ड के बेसिस पर किसी और को लोन दिए जा रहे हैं। कंप्लेंट भी रेज करिए, कंपनी ने कहा है इस पर वो एक्शन भी लेंगे। क्या राय देते हैं इसके चार्ट पर? कल तो वैसे पॉजिटिविटी दिखा रहा था। मेरे को लग रहा है कि दीपांशु ये स्टॉक को एक बार अवॉइड करना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि कोई बढ़िया मूव स्टॉक के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। स्टॉक में वैसे भी करेक्शन देखने को मिला है। ये स्टॉक के अंदर नीचे में 130 के नीचे 120 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड करें। जब तक कोई कन्विंसिंग ब्रेकआउट नहीं आता तब तक इसके अंदर बाय का व्यू ना ले। कन्विंसिंग ब्रेकआउट के बाद ही इसके अंदर कोई डेवलपमेंट बनेगा। जब तक नहीं आता तब तक ये स्टॉक वीक है। तो ये है आपके लिए धानी सर्विसेज। देखते हैं किस तरह का एक्शन इस पर आता है, बट फिलहाल उतने ज़्यादा कन्विक्शन इस पर दिख नहीं रहा है। रेडिंगटन, मुदु जी इस चार्ट पर अपनी राय दें। एक फंड ने करीब 2% से ज़्यादा हिस्सेदारी बेची है। इन्वेस्टर मरीना सिंगापुर फंड ने 11 तारीख को
2.14% हिस्सेदारी बेची थी। चार्ट्स पर तो वैसे कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखा है, कल 5% ऊपर बंद हुआ है। क्या राय रखते हैं रेडिंगटन पर सर? रेडिंगटन को बाय करने की सलाह दे रहे हैं, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बना रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न ये काउंटर बना रहा है। 176 के ऊपर जैसे ये काउंटर निकलेगा एक बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 195 से 200 तक के अपसाइड मूव रेडिंगटन में नजर आते हैं, तो यहाँ पर पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस आएगा 162 का, 162 के असर से होल्ड कीजिए। 176 के ऊपर अग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह है, 200 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। और कुणाल जी ये बताइए, ये कप एंड हैंडल पैटर्न और कप एंड सॉसर पैटर्न, दो तरह वाले कप के आपके पैटर्न होते हैं, दोनों में से कौन सा ज्यादा बढ़िया होता है? नहीं अनिल जी, इसमें थोड़ा सुधार है। हाँ। कप विद हैंडल एक पैटर्न है अनिल जी, सॉसर अलग पैटर्न है। अच्छा। उसमें कप नहीं है अनिल जी। अच्छा, उसमें कप होता ही नहीं है? तो सॉसर यहां पर अनिल जी वो, हाँ अनिल जी, कप के साथ वाला सॉसर नहीं है, सॉसर है उड़न तश्तरी वाला सॉसर। अच्छा, वो जिसको फ्लाइंग सॉसर हम लोग बचपन में कहते थे अनिल जी। हाँ हाँ, उड़न तश्तरी, समझ गया। अच्छा हाँ, अच्छा, मुझे लगा वो और प्लेट ये वाला कप जिससे विद चाय हैंडल है, पीते अपन ऐसे, वो नहीं ना? और ये अनिल जी चाय की प्याली वाला है कप विद हैंडल, जिसकी चर्चा अभी मुदित जी कर रहे थे। हाँ, नहीं तो हमें लगा कि वो सोसर वाला भी पैटर्न। वाला, हाँ तो चलो अच्छा कुणाल जी, आज आपने एक नई चीज हमें सिखा दी, थैंक यू वेरी मच। तो ये है कौन सा हैंडल बताए? कप विद हैंडल पैटर्न, कप विद सॉसर भी अच्छा, कप विद हैंडल वाले में सोसर होता है? हाँ होता है। हाँ, पर वो दूसरा वाला फ्लाइंग सॉसर है। अच्छा ओके, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन। कप विद हैंडल में सॉसर नहीं है। अच्छा, केवल कप और हैंडल। आपने तो एंकरिंग करते हैं, हाँ, छोड़ देते हैं। हाँ, ये आप करो ऐसा। हाँ, आप जो कर रहे हो, आप जो कह रहे हो वो सही है, बिल्कुल ठीक है। इस चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, समझ में हो मैं तो अच्छा हो आज ये क्लियर हुआ, नहीं तो मैं तो सोसर वो मतलब मैंने कहा चाय एक की में प्याली हाँ, होती है। चाय की प्याली होती है, वही वाला होता होगा। आज कुणाल जी ने क्लियर कर दिया, चलिए बढ़िया बात है। एक और स्टॉक है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूँ, और वो है आपके लिए जोमेटो। दोनों तरह के टारगेट्स आ रहे हैं, कुछ लोग बड़े बुलिश हैं, कुछ लोग थोड़े बेरिश हैं। HSBC कह रहा है टारगेट रखिए 112 रुपये का, नहीं 92 रुपये का, 92 कर दिया उन्होंने 112 से कट करके। वहीं मक्वारी का टारगेट 183 है, ब्रेंस्टन का टारगेट 186 है। तो मतलब एक्सट्रीम है दोनों, 186 से 143 किया है, उन्होंने भी घटाया। तो यहाँ पर जरा सुमित जी चार्ट्स देखिए जोमेटो को, बताइए क्या करना चाहिए? अनिल जी अवॉइड करना चाहिए, मेरे को नहीं लग रहा कि कोई ज्यादा बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है। हाँ, पुल बैक बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर ये जिनके 92 के टारगेट है वो जरूर आ सकते हैं। बट ये 92-100 जब तक ये लेवल ऊपर में टूटेगा नहीं, तब तक कोई बड़ी तेजी इसमें लगता नहीं खास बनेगी। हाँ, नीचे में अगर इसने स्टॉक ने 75 का लेवल तोड़ दिया तो आने वाले दिनों में फिर ये 60 रुपए तक के लेवल भी दिखाएगा। तो जिस तरह से टोमेटो को ज्यादा दिन तक रखा नहीं जाता, 1-2 दिन में ही कंज्यूम किया जा सकता है, वैसे ही जोमेटो को भी यहाँ से ज्यादा दिन एक बार रखे ना। स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो रहा है, 75 का लेवल टूटा तो 60 रुपए तक के लेवल भी जोमेटो में आ सकते हैं। बिल्कुल, तो जोमेटो बुल वर्सेस बेयर कैंडिडेट है। देखते हैं चार्ट्स पर क्या नज़र है। 76 जो इसका इशू प्राइस था, कल उसी लेवल का इसने लो छुआ है, तो एक बार को तो अपने इशू प्राइस पर आ चुका है, वहाँ से बाउंस बैक भी दिया। अब देखते हैं कौन सी रहा जोमेटो चूज़ करता है। पर L&T इस पर भी एक बार राय ले लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक भी आपको एक्शन में देख सकता है। आशु जी ने तो कई बार रिकमेंड किया है। ब्रोकरेजेस की तरफ से भी अग्रेसिव बाय टारगेट्स हैं L&T पर। बंसल जी क्या करेंगे L&T पर? दीपांशु, L&T का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो बढ़िया है, अपने सपोर्ट्स के पास में ट्रेड कर रहा है। मार्केट की मंदी में भी अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इसका 1785, 1719, उन लेवल्स को तोड़ा नहीं है। और जैसे कल कुणाल जी ने एक डिस्क्लेमर दिया था कि उनका फेवरेट पैटर्न है बुलिश थर्स्टिंग पैटर्न, तो वो पैटर्न भी L&T में बना हुआ है। तो खरीदारी की राय है यहाँ पर 1845 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 1910, 1915, 1910, 1915 यहाँ पे पहले टारगेट बैठते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए L&T। देखते हैं यहाँ पर किस तरह के आपको एक्शन बनते हुए दिख सकते हैं। वैसे बाजार का भरोसा जरूर बना हुआ है इस काउंटर पर। सिप्ला, मुदित जी क्या करना है इस पर? कल बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, उसकी वजह से स्टॉक पर थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिखा। अब वो प्रेशर चला गया है, प्रमोटर्स ने शेयर्स बेचे हैं। सामने बायर्स कौन थे ये तो हमें नहीं मालूम, बट सिप्ला में क्या राय रखते हैं सर चार्ट्स पर?
देखिए सपोर्ट के पास आ गया है काउंटर 905 पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 922 की क्लोजिंग है, तो बहुत ज्यादा अब यहाँ से करेक्शन स्टॉक में नजर नहीं आती। और अगर 5-7 रुपए का डिप देखने को मिलता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा 905 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि जिस तरह से 980 रुपए के हाई से इस काउंटर में लगातार लास्ट 4 सेशन से करेक्शन देखने को मिला है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में काउंटर चला गया और वहां से बाउंस बैक ड्यू हो जाता है। तो 905 के एसएल से पोजीशन है, होल्ड कीजिए, बाय भी कर सकते हैं। बाउंस बैक में लग रहा है 940 945 तक के अपसाइड मूव जल्द इस काउंटर में नजर आएंगे। ओके, तो यह है आपके लिए सिप्ला। देखते हैं किस तरह की मूव इस पर आती है। अच्छी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है इस समय। एयरलाइंस के लिए तो उतनी अच्छी खबर नहीं है, बट एटीएफ की कीमतों को बढ़ाया गया है, ये आपके लिए खबर आ रही है। तो आईओसी और बाकी ओएमसीज पर रखिए नज़र, बट 5% से एटीएफ की कीमतों को बढ़ाया गया, तो बड़ा इंपैक्ट एयरलाइंस पर आ सकता है। दोनों एयरलाइन स्टॉक्स पर एक बार चेक लेते हैं। कुणाल जी, एक बार जरा राय दें इंटरग्लोब एविएशन पर सर। देखिए, जिस तरह का स्ट्रक्चर है, हमने बहुत वॉलेटिलिटी देखी इसमें दीपांशु, और मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी इसमें जारी रहेगी। एक रेंज में इंडिगो कंसोलिडेट कर रहा है, ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म भी कर रहा है पिछले कुछ दिनों में। एक कंजेशन मुझे दिखता है लगभग 2100 रुपए के आसपास, और ये लेवल्स पार हो जाए एक बार तो फिर इसमें और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो स्ट्रक्चर मुझे ओवरऑल पॉजिटिव लगता है, एक कंसोलिडेशन का दौर फिलहाल चल रहा है। ये है आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन। सुमित जी, स्पाइस जेट पर अपनी राय दें। दीपांशु, स्पाइस जेट के अंदर भी यहाँ से मूव बन सकता है। स्पाइस जेट ने पिछले कुछ दिनों में करेक्शन दिखाया है और करेक्शन दिखाने के बाद 60 रुपए के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। स्टॉक का इमीडिएट ऊपर में हर्डल है 65 रुपया। 65 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो ये आने वाले दिनों में 72 रुपए से लेकर 75 रुपए तक का मूव स्पाइस जेट दिखा सकता है। तो यहाँ से ये ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। 65 के बाद 72 से 75 आने वाले दिनों में स्पाइस जेट में देखने को मिल सकता है। तो नजर रखिए, स्पाइस जेट और इंटरग्लोब दोनों पर ही एक्शन आ सकता है। एक बार आईओसी पर भी राय ले ली जाए। मोदी जी, कैसे देखते हैं आईओसी के चार्ट को सर? देखिए सपोर्ट ले लिया आईओसी ने कल के सेशन में। अगर ओवरऑल चार्ट्स को देखते हैं तो एक बड़े अप मूव के बाद कंसोलिडेशन स्टॉक में बना हुआ है। लोअर साइड में 115 और अपर साइड में 122 123, इसी रेंज में ये काउंटर पिछले 1-1.5 महीने से घूम रहा है। तो कल के सेशन में 115 का लो लगाने के बाद इस स्टॉक में बाइंग देखने को मिली है। अभी जो बाइंग आई है ये और कंटिन्यू रह सकती है। 122 123 पहला हर्डल होगा। 123 जैसी निकलता है इस काउंटर में 130 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है, 115 का ही एसएल बनेगा। तो ये है आपके लिए आईओसी, ये भी आपको एक्शन में बनते हुए दिख सकता है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और साथ ही एविएशन काउंटर्स, इन दोनों पर आपको एक इम्पैक्ट बनते हुए दिखेगा। चंबल फर्टिलाइजर, बंसल जी इस पर अपनी राय दें। प्रमोटर ग्रुप ने करीब 1.5 लाख शेयर्स की खरीदारी करी है 11 से 14 फरवरी के बीच में। चार्ट्स भी अच्छी रही हैं, एक्शन में भी है, और कल भी डेज हाई पर क्लोज हुआ। क्या राय रखते हैं सर चंबल फर्टिलाइजर पर? दीपांशु, चंबल फर्टिलाइजर भी अपने अहम सपोर्ट्स के पास में ट्रेड कर रहा है। 365 367 एक अहम सपोर्ट है। कल भी इन्हीं लेवल से स्टॉक ने रिबाउंड दिया था। तो डिलीवरी में खरीदारी की राय है। ट्रेडिंग के नजरिए से 374 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में जो पहले टारगेट बैठते हैं वो 397 से लेकर 403 का टारगेट ऊपर में बैठता है। तो इन स्तरों पर करेक्शन पर चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी की राय है। ओके, तो करेक्शन पर ही खरीदारी की राय आएगी। फिलहाल अगर आप देखें तो ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छा रनअप आ गया है, तो यहाँ से कितना मूव आएगा ये देखना जरूरी रहेगा। शेफलर इंडिया, कुणाल जी, आज आने वाले हैं नतीजे, उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स इस चार्ट पर सर? देखिए, चार्ट बहुत बढ़िया है दीपांशु। स्टॉक लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ डिस्क्लेमर है कि स्टॉक में मेरा निजी निवेश है। एक ब्रेकडाउन इसमें आता हुआ हमने शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर देखा, और उसके बाद इसमें 1700 के लेवल्स टूटते हुए दिखाई पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ये स्टॉक 1700 के लेवल्स को रिगेन कर लेगा, वापस से आपको इसमें 1900 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लें तो मुझे लगता है कि हर गिरावट में इसको खरीदारी करके रखना चाहिए। ये बाय एंड होल्ड वाला स्टॉक है। ओके, तो बाय एंड होल्ड वाला स्टॉक रहेगा शेफलर इंडिया, इस पर आप रखें नज़र। आज के ट्रेड में एक इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर भी आपको बनती हुई दिख सकती है। टाटा पावर, सुमित जी क्या करना है इस पर? थोड़ा वैसे कमजोरी वाला माहौल रहा है, और मॉर्गन स्टैनली का भी कोई ज़्यादा बड़ा भरोसा नहीं है। 217 से बढ़ाकर टारगेट 228 का किया है, जो कि कल की क्लोजिंग के आसपास का ही था। वैसे तो एक बाउंस बैक है, बट टाटा पावर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे इस पर अब? मेरे को लगता है दीपांशु, के अंदर जो 4-5 दिनों में करेक्शन देखने को मिल गया है वो हो चुका है। स्टॉक अब यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। और वैसे भी अगर आप अक्टूबर के महीने से देखेंगे तो टाटा पावर ने नीचे पे जो सपोर्ट लिया है
210 220 रुपए के आसपास लिया है और ऊपर के अंदर जो स्टॉक में रेजिस्टेंस मिला है वो 250 से 260 के आसपास बना है। तो ये चैनल के लोअर बैंड से अभी बाउंस बैक देने का कोशिश कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाएगा, जिसमें इमीडिएट टारगेट बनेंगे 240 रुपए से लेके 250 रुपए तक के। डिप्स पे खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले और यहाँ से फ्रेश बाय बनता है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर पर आए। आइए, वागले साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल और वक्त है उनसे भी मुलाकात करने का। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है रिलायंस। कल जो जिस तरह से क्लोज आया है, अर्ली साइंस है कि ये बॉटम का संकेत है। मुझे लगता है ये 2500 तक अगले 1 से 2 दिनों में जाना चाहिए। 2418 का बंद है, 2399 का स्टॉप लॉस, 2500 2510 का टारगेट, टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन। ये है वागले साहब की तरफ से रिलायंस में खरीदारी करने की राय, 2500 तक पहुंचाने की तैयारी। आइए, तैयार है हमारे साथ जैन साहब भी। जैन साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे में देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पीएसयू बैंक्स पे जोर रहना चाहिए। जिस तरीके से आईडीबीआई की एक अच्छी खासी खबर आई है और ओवरऑल अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, तो बीओबी और पीएनबी ये दोनों बढ़िया लगता है और आईडीबीआई को एक्सप्लोर करना चाहिए। आज अगर गैप अप अच्छा खासा नहीं खुले तो आईडीबीआई पे ध्यान रखें। बाकी पीएसयू बैंक्स पे मेरा पूरा जोर है और रिलायंस एज सच, जिस तरीके से 200 डेमा पे रिलायंस ने सपोर्ट लिया था और उसके बाद उतने जो मंडे के डेंजरस मार्केट के दिन भी एक सपोर्ट लिया हुआ था और उसके बाद कल जो पहला बाउंस बैक था वो रिलायंस की तरफ से है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस में अभी आगे और भी फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स है, कल तो काफी बड़ी लिस्ट है। एसपीएल मिड कैप में और भी बातें करेंगे। बीओबी, पीएनबी, रिलायंस, ये 3 स्टॉक है जो जैन साहब की पसंद के हैं। आज के लिए यहाँ पर आप रख सकते हैं नज़र। आइए नज़र रखते हैं बाजार के बढ़ते हुए एक्शन पर। कुछ बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी आपके लिए आने की तैयारी में है और उससे पहले